और अमित शाह के इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है, सियासी बवाल मच गया है। इतना बड़ा बवाल मच गया है कि एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी है। उससे पहले मैं खबर बता दूं कि खबर क्या है। अब है खबर, दिखा दो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। शाह ने अपने भाषण में कहा, लोग आज अंबेडकर का नाम बार बार लेते हैं, लेकिन अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उनके इस बयान को लेकर विपक्ष पार्टियों ने तीखी आलोचना की और इसे अंबेडकर का अपमान कह दिया। बड़ी बात बता रहा हूं, इसका अंबेडकर का अपमान कह दिया है विपक्ष ने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संविधान और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बताया और अमित शाह से माफी मांगने की बात कही। बीजेपी और आरएसएस हमेशा से अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ रहे हैं और शाह का बयान उसी सोच का हिस्सा है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट है जो मैं पढ़ के सुना रहा था। मायावती ने क्या कहा, मायावती ने क्या कहा सुन लीजिए। मायावती ने भी इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अंबेडकर के नाम का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, जबकि उनके आदेशों को अनदेखा किया जाता है। दोनों पार्टियों को घेरा है, कांग्रेस को भी घेरा है, बीजेपी को। बीजेपी के बचाव में किसने क्या कहा सुन लीजिए। अमित शाह ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा है कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रहे हैं। शाह ने कहा, हमने अंबेडकर के सम्मान में कई कदम उठाए, जैसे संविधान दिवस की शुरुआत की और पंच तीर्थ का भी निर्माण किया। पीएम मोदी ने क्या कहा, देखिए अमित शाह के बचाव में पीएम मोदी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अंबेडकर के योगदान को पहले नजरअंदाज करते थे, वो अब उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। और देख लीजिए इन सब बातों का राजनीतिक असर क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। यह मुद्दा संसद की कार्रवाई में भी बाधा बन गया है। विपक्ष ने अमित शाह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की है। इस विवाद ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। मैं बोल रहा था कि राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है वो बहुत गर्म आ गई है। सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर के बहस छिड़ गई है। देखिए दोनों तरफ लोग हैं, एक तरफ नहीं है। जहां कुछ लोग अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे अंबेडकर का अपमान मान रहे हैं। सुन लीजिए, दोनों तरफ से लोग हैं ना। और आखिरी में क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष बता देता हूँ। इस विवाद में बीजेपी और विपक्ष के बीच विचारधारा की लड़ाई को दर्शाता है। हालांकि अमित शाह ने अपने बयान को लेकर के सफाई दे दी है, लेकिन यह देखना बाकी है कि यह मुद्दा राजनीतिक तौर पर कितना लंबा खींचता है। दानिश थोड़ा सा अमित शाह का बयान सुना दो, मेहमानों को सुना दो अमित शाह ने क्या कहा। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने कहा अंबेडकर 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 और अंबेडकर अंबेडकर करके इस बयान में कहा कि अगर जितनी बार आपने अंबेडकर का नाम लिया है, अगर उतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। रविंद्र जी साफ तौर पे पूछूंगा, क्या लग रहा है अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान कर दिया है? और क्यों अंबेडकर अंबेडकर के नाम लेने से आप लोगों को रोक रहे हैं? क्या तकलीफ है आपको, बता दीजिए। कर रही है। अमित शाह जी ने जो कहा उसके एक छोटे से अंश को दिखाया गया। मेरा ख्याल है 1 घंटे के आसपास का उनका स्पीच था, उसमें जिस संदर्भ में कहा गया, आप लोग भी तो तोड़ के राहुल गांधी का बयान दिखाते हैं। आप लोग भी तो तोड़ के राहुल गांधी का बयान दिखाते हैं। नहीं तो जब दिखाते होंगे, हम दिखाते होंगे तो हम भी आरोप को झेलेंगे। सीधी सी बात है, अभी ये दिखा रहे हैं तो ये झेलेंगे। लेकिन सत्य तो सत्य है ना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अंबेडकर 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 इतने बार आप नाम लेते तो शायद 7 जन्मों के होते। उसके बाद आगे उन्होंने कहा, क्या कहा उसको भी सुनिए। बोले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो उस समय के थे नेहरू जी, उन्होंने राय को पत्र लिखा था। बोले यदि मान लो के लिए
सी राजा जी और क्या कहते हैं अम्बेडकर इस्तीफा दे देते तो क्या फर्क पड़ेगा। तो नेहरू जी ने कहा राजा जी इस्तीफा दे दे थोड़ा फर्क पड़ेगा, अम्बेडकर इस्तीफा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पूरा फ्लो में है ना, उसमें था। उसके बाद उन्होंने कहा उसके बाद अमित शाह कांग्रेस नाम नहीं लेती। उसका कारण भी है कि कांग्रेस ने 2 बार अंबेडकर जी को चुनाव हराया। 1951 में जब अंबेडकर जी हारे तो कांग्रेस के प्रत्याशी से हारे। दूसरे बार भंडारा मैं बता रहा हूँ क्यों कहा, बता रहा हूँ ना, पूरा संदर्भ देखिए ना आप। उसमें एक लाइन आप दिखा रहे हैं कि इतने बार करने के लिए। और सबसे बड़ी बात एकदम मतलब उससे बोल रहा हूँ ना निष्पक्षता से, मैं किसी को महिमा मंडित करके नहीं कह रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है अंबेडकर जी महामानव थे, विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे, महापुरुष थे, ये हम भी मानते हैं और सब मानते हैं, मानना भी चाहिए। कांग्रेस ने तो उनको संविधान सभा में भेजने से इनकार कर, लेकिन भगवान नहीं थे वो। भगवान का दर्जा कुछ लोग देते, हमको आपत्ति नहीं है और मोक्ष प्राप्ति के लिए इतने बार भगवान का नाम लेते तो मिलता, ऐसा उनका कहना था। तोड़ मरोड़ के किया गया। अंबेडकर जी महापुरुष थे, निर्विवादी था और हमने महत्व दिया उनको कि हमने भारत रत्न उनको दिया। ये तो नेहरू जी को भारत रत्न दे दिए थे, इंदिरा गांधी को भारत रत्न दे दिए थे, लेकिन संविधान निर्माता को कभी कांग्रेस ने 1990 के पहले नहीं दिया था। जब वीपी सिंह आए तब उनको भारत रत्न दिया। ये क्या कांग्रेस के लोग अंबेडकर जी को मानते हैं? इसलिए हमने कहा कि आप दिखावा कर रहे हैं अंबेडकरवाद होने का। क्या गलत कहा अमित शाह जी ने, बताइए। संविधान को सीने से लगा के घूमते हैं, जिनको सम्मान देते हैं, जिनको भारत रत्न देते हैं, उन्हीं के संविधान को संशोधन करने की बात करते हैं, उसी संविधान को बदलने की बात करते हैं। जी मुझसे प्रश्न है जी, और इस प्रश्न है और मेरा प्रश्न नहीं है, कांग्रेस का प्रश्न है कि जिस संविधान की आप इतनी वाहवाही करते हैं, जिस संविधान को आप सीने से लगा के चलते हैं, जिस संविधान के लिए आप संविधान दिवस मनाते हैं, उसी संविधान को आप बदलने की बात करते हैं, उसी संविधान में आप संशोधन की बात करते हैं। कहा हमने जब मोदी जी ने कह दिया किसी में रामनाथ कोविंद के 2023 सुन लीजिए, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि संविधान बदल दे, उसके बाद इस मामले पे बात ही नहीं उठना चाहिए। मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कोई नहीं बदल सकता। मैं जवाब दे देता हूँ। फिर क्यों उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? रविंद्र जी सुन लीजिए, रविंद्र जी सुन लीजिए, रामनाथ कोविंद जी का स्टेटमेंट रिपोर्ट बता देता हूं 2023 में, जो अभी 2024 में द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने सौंपा। उस रिपोर्ट में क्या था कि 18 प्रकार के वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के 18 प्रकार के संशोधन करने होंगे और इससे राज्यों की मंजूरी भी नहीं लेनी होगी। बताइए अब इस बात को कैसे देखेंगे आप? सबसे बड़ी बात है भाई, जब मोदी जी ने अभी रिसेंटली भी कह दिया कभी बदलाव नहीं हो सकता और कोई नहीं कर सकता, तो ये मामला यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए, कोई बात ही नहीं है। हम भी कह रहे हैं कि संविधान को बदलना इतना आसान है ही नहीं। आप कितना भी ये राहुल गांधी भ्रम फैलाते हैं संविधान की किताब लेके, अरे 90 बार तो संविधान संशोधन कांग्रेस ने किया, ये भूल गए क्या? संविधान का अपमान कांग्रेस ने किया आपातकाल ला के, ये भूल गए क्या? ये संविधान की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के क्या कहते हैं निर्णय को बदल के संविधान को परिवर्तित किया कांग्रेस ने, ये संविधान की बात करेंगे। हमारी सरकार आज कितने साल से, बताइए हमने कितना संविधान संशोधन किया? सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कांग्रेस ने लगाया। संविधान का सबसे ज्यादा अपमान तो कांग्रेस ने किया है। हम तो क्लियर कट बोल रहे हैं ना, किसी के माइक लाल में दम नहीं है संविधान को संशोधित करने का। ये राहुल गांधी का, हताश निराश और परेशान राहुल गांधी संविधान के नाम पे देश को लड़ाने का कर रहा है। हमने स्पष्ट कर दिया कोई भी नहीं कर सकता। रविंद्र जी रुक जाइए, रविंद्र जी रुक जाइए।
आज किया रवीन जी रुक अम्बेडकर जाइए, रवीन जी रुक तो ये जाइए, कांग्रेस मैं बोल रहा हूँ अजय जी से अम्बेडकर जी पूछ की लेता तारीफ हूँ। करेंगे? रवीन जी अजय तो जी ये से पूछ कांग्रेस लेता हूँ। राजनीति कर रही है, हम कांग्रेस की तरह नहीं है, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। हमने स्पष्ट कहा है, किस संदर्भ में कहा कि कांग्रेस हल्ला कर रही थी, आज अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हो। तुमने तो जिंदगी रवीन जी भर रुक विरोध जाइए, रवीन जी ने कहा है और तोड़ रवीन मरोड़ के जी दिखाया गया। आप पूरा स्टेटमेंट देख लीजिए, कहीं रवीन जी पर भी उनका स्टेटमेंट देख आशय ले रहा हूँ। रवीन जी मेरी आवाज जा रही है? अजय जी मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। अंसारी जी बोलिए। सुने आपने क्या कहा? क्या कहते जी हैं आप इस पे जी राजनीतिक कर रहे हैं? आपने सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लागू किया, आपने सबसे ज्यादा संशोधन किया बिल में, आपने सबसे ज्यादा संशोधन किया संविधान में, और आप ही फिर मुद्दा उठाते हैं कि अंबेडकर जी का अपमान हो गया है। भारत रत्न आपने नहीं दिया, 55 साल 60 साल आपने राज किया, इसके आसपास राज किया। इस राज में आपको कभी लगा नहीं कि संविधान के रत्न को एक भारत रत्न दे देना चाहिए? आप किस मुंह से इन सारी बातों को रखते हैं कि उन्होंने अपमान कर दिया? अंसारी जी मेरे एक छोटा सा निवेदन। रवीन जी मैंने बहुत शांति से आपकी बात सुना, उम्मीद करता हूँ आप भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए बिंदुवार बात करूंगा अंसारी जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी का जो बयान है स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो संविधान विरोधी चेहरा है, जो देश के संविधान के निर्माता है, जो करोड़ों लोगों के आदर्श है, सीधा सीधा दलित वर्ग के वरिष्ठ नेता बाबा साहब अम्बेडकर का देश के इतिहास में अंसारी जी पहली बार लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर का सीधा अपमान किया गया है। यहाँ भाजपा के मेरे प्रवक्ता मित्र एक तरफ कह रहे हैं महान मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये पहले इतिहास नहीं है। आप देखिए इनके पूर्वजों का भी इतिहास आपको बताना चाहूंगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाते रहे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर को लिलीपुट बोल के संबोधित करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है जो 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर के घर पे हमला करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान की प्रतियों को खुलेआम सड़कों में जलाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मनुस्मृति को स्वीकार करती है और लगातार संविधान का विरोध करती है। एक महत्वपूर्ण मैं 5 उदाहरण दे रहा हूं आपको इस बात के। सबसे पहली बात, आरएसएस के जो सरसंघचालक थे के.एस. सुदर्शन, उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि हम भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करते, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जब संविधान देश में लागू हुआ उसके ठीक 4 दिन के बाद आरएसएस का जो मुख्य प्रश्न ऑर्गेनाइजर, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि संविधान उचित नहीं है, ये खराब है, इसको बदलने की आवश्यकता है। तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण, आरएसएस जो सबसे लंबे समय तक जो सरसंघचालक रहे गुरु गोवलकर और भारतीय जनता पार्टी के आदर्श सावरकर, ये लगातार संविधान का विरोध करते रहे और मनुस्मृति का समर्थन करते रहे। ये इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी सरकार संविधान की समीक्षा बैठक करके एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया ताकि संविधान की मूल आत्मा को प्रदर्शित किया जाए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लोकसभा चुनाव के समय इन्हीं के सांसद अनंत हेगड़े स्पष्ट रूप से सार्वजनिक बयान देते हैं कि हम 400 सीट से ज्यादा लाएंगे और देश के संविधान को बदलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है वो संविधान विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलित वर्ग के सामाजिक अधिकारों के लिए, दलित वर्ग के आर्थिक अधिकारों के लिए, उनको राजनीतिक महत्व प्रदान करने के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। ये देश के संविधान को निर्माता रहे। आज कहीं ना कहीं देश की 2011 की जो जनसंख्या है सारी जी, उसके हिसाब से लगभग यहाँ पे 20 करोड़ 14 लाख लोग दलित वर्ग से है, जो कुल जनसंख्या का 16% है। कहीं ना कहीं अमित शाह जी देश के लोकतंत्र के मंदिर में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का सीधा अपमान करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका चरित्र है वो संविधान विरोधी है, वो दलित विरोधी है, क्योंकि अम्बेडकर जी ने लगातार पूरा जीवन जो शोषित वंचित वर्ग है, जो दबाए हुए वर्ग थे, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। ये जो है प्रभुत्व के नाम पे, कभी सनातन धर्म के नाम पे, कभी हिंदू धर्म के नाम पर शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार देने का विरोध करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार आरक्षण का विरोध करती है। जब देश का संविधान ये कहता है कि देश की संपत्ति पे, देश के सारे संसाधनों पे प्रत्येक वर्ग का बराबर का अधिकार है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी आबादी, ये भारतीय जनता पार्टी 2011 के बाद जानबूझकर साजिश और षड्यंत्र के चलते जनसंख्या नहीं करवा रही है, जनगणना नहीं कराती है। आज जो जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं क्योंकि ये शोषित और वंचित को अधिकार नहीं देना चाहते। मैं आपको छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे रहा हूँ अंसारी जी। 2 साल पहले 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया। शोषित और वंचित को अधिकार देने का प्रयास किया गया। इन्हीं के भाजपा के विधायक सर्वसम्मति से विधेयक पारित करते हैं, लेकिन 2 साल तक आज जानबूझकर राजभवन में
जो भाजपा के पार्टी कार्यालय के रूप में काम कर रहा है, दबाव की जो राजनीति कर रहा है, तो आरक्षण संशोधन अटका हुआ है। तो इनका जो चरित्र है वो शुरू से आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है। आज इन्हीं के मोहन भागवत स्पष्ट रूप से बयान देते हैं कि भैया आरक्षण की समीक्षा करके समाप्त करने का समय आ गया। आरएसएस के जो प्रवक्ता है गलत बोल रहे हैं आरक्षण की समीक्षा अजय जी, रोक रहा हूँ मैं आपको। गलत बोले आप, में दर्द होगा, आप गलत बात बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। मोहन भागवत जी ने कब कहा आरक्षण समाप्त करने के लिए? गलत बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखिए झूठ बोल रहे हैं, इनको तकलीफ होगी अंसारी जी। नहीं तकलीफ नहीं, झूठ बोलोगे तो तकलीफ होगा। मैंने सुना आप गलत बोले, ये लिख के हाथ से दिखा, क्या करोगे? आपने गलत बोला, गलत बोला आपने मोहन भागवत जी के बारे में, प्रूफ दे रहा हूँ, झूठ बोले आप। आप बयान बताइए, प्रूफ दे रहा हूँ। रविंद्र जी गलत बोल रहे हैं आप, झूठ बोलेंगे बैठ के। कब मोहन भागवत जी ने आरक्षण समाप्त करेंगे? आपकी तरफ आऊंगा, सुन लीजिए रविंद्र जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। रविंद्र जी शर्म आनी चाहिए, बिहार के उपचुनाव, आपको शर्म आनी चाहिए। झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलते हो, झूठ बोल रहे हैं आप। पता था जो एकदम गलत बोल रहे हैं, गलत बोले आप, तब मैं कहता हूँ ये तरीका ठीक नहीं है आपका। टीवी में बैठ कर झूठ बोलेंगे आप, कांग्रेस के प्रवक्ता होकर झूठे लोग आप, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। आप बताइए अंसारी जी, आप बताइए मुझे। रविंद्र जी, अजय जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। दो में से एक आदमी शांत आरक्षण समाप्त करने की बात मोहन भागवत जी ने कब कहा? झूठ बोल रहे हैं, ये क्या कहकर दिखा रहा हूँ? मैं दिखाता हूँ कहा आपको, लो देखो। बिहार के उपचुनाव के समय कहा है, अभी वायरल कर लीजिए गूगल पे। अंसारी जी, इस तरह का झूठ नहीं चलेगा, ये बैठ के बोले है जिम्मेदारी से। अजय जी रुक जाइए, अजय जी रुक जाइए, रविंद्र जी से सुन लेता हूँ। ऐसे में डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे में कैसे लोगों को बात नहीं समझ में आएगी। बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। अंसारी जी कंप्लीट करूं, पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाए। कर लीजिए, अजय जी को कंप्लीट कर लेने 30 दीजिए। सेकंड ले रहा हूं, नहीं 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए आप मुझे। नहीं गलत बात कंप्लीट अंसारी जी पूरा दूंगा। रविंद्र जी मैं पूरा समय दूंगा। रविंद्र जी मैं पूरा समय दूंगा। 30 सेकंड ले रहा हूँ ना, आप क्यों बोलिएगा रविंद्र जी? मैं खुले बोला आपको 30 सेकंड में पूरा समय दूंगा, मैं आपके साथ आऊंगा, पूरा समय दूंगा। अजय जी को 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेने दीजिए। अजय जी कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ अंसारी जी, यहाँ मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र रविंद्र जी चैनल में बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अभी गूगल कर लीजिए तुरंत। बिहार के उपचुनाव के समय जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी प्रचार के लिए गए थे, आज सार्वजनिक मंच पे कहा था कि भैया संविधान की समीक्षा करके समाप्त करने का समय आ गया है। जो उनको अधिकार देने का विरोध करते हैं, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। मनमोहन वैद्य का बयान सुन लीजिए, जो आरएसएस के प्रवक्ता है। ये दोनों में खुली चुनौती देता हूँ। आपको वीडियो व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप कर दूंगा मैं। अब बोलूं बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। तो मैं डिबेट में इस तरह की बातों का पूरी तरह से खंडन करता हूँ। एक कांग्रेस के लोग झूठे हैं। कभी मोहन भागवत जी ने नहीं कहा संविधान की समीक्षा करके आरक्षण को समाप्त करेंगे। इतना गंदा मैं समझ नहीं सकता। अब सुनिए ना, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, अब सुन लीजिएगा। और बहुत आप बोल रहे थे आरएसएस क्या कहते हैं, और किनका? अंबेडकर जी का। अंबेडकर जी को 2 बार किसी ने हराया ना, तो नेहरू जी उनके चुनाव प्रचार में गए थे। अरे जो रिकॉर्डेड है सुनिए ना, जो रिकॉर्डेड है सुनिए। आप क्या बोल रहे हैं? 1951 और 52 का चुनाव था, ये मत दिखाइए। ऐसा 50 तो दिखा दूंगा मैं आपको, लीजिए। झूठ बोले, तो चुनाव हराए हैं नेहरू जी, चुनाव उनके विरुद्ध गए थे और कांग्रेस प्रत्याशी से हारे थे। अम्बेडकर जी, इसको इनकार कर सकते हैं? और बहुत दलितों की बात कर रहे थे आप। सुनिए, अम्बेडकर जी ने 1951 में जो नेहरू मंत्रिमंडल से उन्होंने स्पष्ट कहा, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं कि यहाँ दलितों की जो उपेक्षा की जा रही है, किसमें? नेहरू मंत्रिमंडल में। उनके इस्तीफे के कारणों में लिखा है, जरा पढ़ लीजिएगा। झूठ बोलो चैनल पे, क्या झूठ बोल रहा हूँ? आप बोलेंगे तो सत्य हो गया, मैं बोलूंगा तो झूठ हो गया। यही गंदा बात है। कांग्रेस हमेशा झूठ बोल, सच्चाई बोलो मिर्ची लगती इनको। मैं सत्य कह रहा हूँ, अभी नेट उठा के देख लो, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड है, सत्य बातें हैं। आप क्या बात करेंगे? आप झूठे लोग हो, इसीलिए आप पूरी तरह हार रहे हो। इसलिए ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा करने वाले ऐसे ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। रविंद्र जी, अजय जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। आप लोग स्वतंत्रता को छीनने वाले कांग्रेस के लोग बात करेंगे यहाँ बैठ के। आपने आपातकाल
आपने देश के लोकतंत्र का अपमान नहीं किया, आपने संविधान का अपमान, तारीफ करोगे उसकी भी, उसके लिए भी आप लोग को सम्मानित करें, उसके लिए भी आपको सम्मान करें। संविधान के तहत आपने संविधान का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, आपातकाल लगा, फूल माला पहनाऊं मैं कांग्रेसियों को, यही स्वीकार करोगे कि इसको भी इनकार करोगे? आप बात करेंगे कांग्रेस के लोग अम्बेडकर जी के बारे में? जिंदगी भर आपने संविधान सभा भेजने से इनकार किया है, आपने 2 बार चुनाव, ये क्या दिखाते हो? अपने हाथ से दिखाते हो? मैं संविधान का तथ्य दिखाऊं आपको? बोलेंगे डिबेट नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक भाजपा, सुनिए ना, सुनिए, रायपुर के भाजपा जिला, मैं सुन तो लीजिए। लोकतंत्र का अपमान किया इन्होंने, क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं लगाएंगे? और संविधान की बात कर रही है, संविधान की धज्जी किसने बनाया? कैसे होगा ऐसे में डिबेट? कैसे जनता कैसे समझेगी कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत? आप दोनों वरिष्ठ प्रवक्ता है, बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे टीवी चैनल पे। रविंद्र जी आप रुक जाइए, रविंद्र जी आपके तरफ भी मौका दूंगा मैं बोलने का, बात रखने का, दोनों को मौका दूंगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर के पुतला दहन किया है, इन्होंने नारे लगा है, नारा सुन लीजिए, फिर अजय जी की तरफ मैं आऊंगा कि क्या कुछ है। आप पुतला दहन की एक तरफ तैयारी करते हैं, आप ही के नेताओं का पुतला दहन हो जाता है, आप ही के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हो जाता है। दानिश वो वीडियो चला दो जिसमें पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है, दिखा दो स्क्रीन पे। देख रहे हैं अजय जी किस तरीके से भाजपा जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो पुतला दहन कर रहे हैं, आप ही के लोगों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये सिर्फ अब देश नारेबाजी से चलेगा, विपक्ष सिर्फ पुतला दहन करने में लगा रहेगा, या विपक्ष उन मुद्दों को भी उठाएगा जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, महंगाई हो गया? इन मुद्दों पे कहाँ संसद में बात हो रही है? संसद में कभी बात हो रही है तो मंदिर मस्जिद पर कभी बात हो रही है, संसद में कभी बात हो रही है तो संविधान पर कभी बात हो रही है। क्या संसद में इस बार शीत सत्र में एक आम आदमी के, एक आम टैक्स पेयर के मुद्दे उठाए जाएंगे जिससे पूरा देश चलता है? बताइए, विपक्ष आप। महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी एक सक्रिय विपक्ष के रूप में देश की आम जनता से जुड़े तो सीधे मुद्दे हैं, चाहे बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती आर्थिक असमानता हो, देश में बढ़ती बेरोजगारी हो, लगातार ऐसे मुद्दों को हम उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र की मोदी सरकार है, इनके सांसद है, इनको पारदर्शिता से डर लगता है, ये चर्चा से भागते हैं। आज भी तो देखिए कहीं ना कहीं अमित शाह जी का बयान है जो लगातार हम आज देखिए देश के किसान क्या है 27 रुपए प्रतिदिन और इनके पूंजीपति मित्रों क्या है 1600 करोड़ प्रतिदिन। जो बढ़ती आर्थिक असमानता है, लगातार हम अडानी का विरोध करते हैं। अमेरिका में अडानी के खिलाफ केस दर्ज होता है लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ अंसारी जी कि 3 चीजें महत्वपूर्ण। आप अडानी की तरफ चले जाते हैं। महत्वपूर्ण देखिए, मैं मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। हम इस मुद्दे को उठाते हैं जब देश का दलित विरोधी चेहरा जब खुल के सामने आ रहा है, तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे जो नेता है उनके ऊपर पुलिस बल का दुरुपयोग किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ हिंसा की जाती है, जिसका नतीजा देखिए 2 जगह का उदाहरण दे रहा हूं। लखनऊ में हमारे नेता कांग्रेस के प्रभात पांडे की पुलिस और प्रशासन मिलकर मारपीट की हत्या कर देता है। गुवाहाटी में हमारे नेता मिजुल इस्लाम की हत्या कर दी जाती है। जो शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है, हम जो दलित विरोधी चेहरे का खुल के एक सत्याग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद के सामने हमारे राहुल गांधी जी को संसद में रोकने का प्रयास किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो देश के संविधान और कानून का जो क्या दिक्कत है बताइए मुझे आप। क्या हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं कांग्रेस के लोग? ये देखिए शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को मैं भी जिनको चैनल पे आज राहुल गांधी ने रोका है एक सांसद को, आज के बाद मैं नहीं बैठूंगा आपके चैनल में ऐसे आदमी के साथ। शर्म नहीं आती डिबेट करते हुए। ये हर चैनल पे झूठ बोलते हैं। अंसारी जी आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपके तरफ आऊंगा, मैं तो आऊंगा आपके तरफ। आप क्यों बार-बार रवि जी डिस्टर्ब करें आप मुझे। समय बचा नहीं है, 4 मिनट और रुकूंगा मैं, जल्दी बात खत्म कीजिए। मैं 3 चीजें स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। अमित शाह जी के बयान के ये साथ है, ये खुल के इस बात को करें क्या अमित शाह जी के बयान को उचित मानते हैं? क्या जो दलित विरोधी बयान है, जो संविधान के निर्माता है,
जो 20 करोड़ लोगों के आदर्श है, उसके बयान का जो अपमान है, देश के इतिहास में पहली बार 75 साल में लोकतंत्र के मंदिर में संविधान भाषण देना बंद करो, अभी टाइम खत्म क्या उसके साथ है? रविंद्र जी, राजनीति करना बंद अंसारी कीजिए। जी ये आपका चरित्र रविंद्र जी। ऐसे मैं कंक्लूड आखिरी बार करिए ना, शांति के भाषण साथ दिलवा बैठा हूं। देते हैं इनको। मेरे को कभी मैं ना भाषण सुनने नहीं बैठा हूँ, मैं भाषण सुनने नहीं बैठा हूँ उनका। ये महत्वपूर्ण बात है। दे 3 बातें मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। आज क्या हम जो अंबेडकर जी का खुलेआम अपमान किया गया है, हम उसका संविधान और कानून के अनुसार जो विरोध करते हैं, तो क्या हमारे नेताओं की हत्याएं कराएंगे? क्या उनके साथ मारपीट की जाएगी? क्या सत्ता बल का दुरुपयोग किया जाएगा? मेरे को स्पष्ट रूप से बता दीजिए। क्या आपके पुरखों ने संविधान की प्रतियां नहीं जलाई? क्या आपने 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर के घर पे तोड़फोड़ नहीं की? क्या आपने लीलपुट नहीं कहा? ये मान लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये दलित विरोधी है, ये शोषित और वंचित को जो अधिकार देने का प्रयास किया जाता है, ये उसके लिए विरोधी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहती रही कि ये हिंदू विरोधी है, क्योंकि ये शोषित और वंचित वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये भाजपा का मूल चरित्र रविंद्र जी, खुली चुनौती दे रहा हूँ। अजय जी रुक जाइए, समय का अभाव है। अब ये एक आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा भाषण देने बैठाते हैं अंसारी जी, आप ये कैसा भाषण देने बैठा रहे हैं? सच को मैं भाषण दूं कि फैक्ट दूं, बताइए। अच्छा, एक प्रश्न का रविंद्र जी जवाब दे दीजिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण अरे आप पहले बोलना बंद करोगे तब तो जवाब दूंगा, बोलना बंद करो तब जवाब दूंगा। रविंद्र जी, एक ही प्रश्न का जवाब मैं चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन है क्यों अटका, वो बता दीजिए, कब तक पास करेंगे? तो बता देता हूँ उसको, अब ध्यान से सुन लेना, अब ध्यान से सुन लेना। 82% आपने आरक्षण किया, सुप्रीम कोर्ट ने कितना परसेंट रखा? 50%। भूपेश बघेल को नहीं ए यार ये बंद करो, ये क्या हाथ से लिखा दिखाते हो? नहीं मालूम है 50% सुप्रीम कोर्ट ने फंडिंग किया। अब सुन लो, अब बदतमीजी मत करो, अब प्रश्न किया तो जवाब भी ले लो, नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अंसारी जी ये भाषण देने का था नहीं क्या? बिल्कुल छोड़ दो डिबेट। ये प्रश्न पूछता है और उसका जवाब भी नहीं देता, छोड़ दीजिए। ये क्या तरीका है? बोल दीजिए अजय जी, उनकी बात सुन लीजिए। अजय जी उनकी बात, अजय जी उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। 82% आरक्षण लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 50% होना चाहिए। ये कुछ भी करे और हम पर आरोप लगा। 76 पहले पढ़ लीजिए चैनल पे। 76% के आरक्षण को 82% बोलते हैं, पढ़ तो लीजिए पहले। किसने? तो 50% से ज्यादा हुआ ना, किसको 50% से ज्यादा हुआ ना। चलिए आप सुप्रीम कोर्ट ने बिहार का भी इसी में, अरे जानते नहीं हो फैक्ट और बैठ जाते हो यार। पूछ लीजिए, फैक्ट जान लो। इंदिरा साहनी का नाम सुने हो? इंदिरा साहनी का नाम सुने हो? अजय जी, इंदिरा साहनी का नाम समय बिल्कुल नहीं सुने हो? डिबेट ज्यादा खिंचा गया। 50% सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1991 में 9 जजों के बेंच, इतना भी नहीं मालूम है क्या? कितना आरक्षण है? मैं अंसारी जी इस तरह बहस नहीं करूंगा, मैं डिबेट करने आया हूँ, झूठे किसका जवाब देने। अनपढ़ लोगों को बिठा रहे चैनल पे, अनपढ़ लोगों बात सुन लीजिए, को पता नहीं है। दीजिए अजय जी, ये कहाँ बोल रहे हैं? अजय जी, मैं गलत जवाब देता रहा हूँ। अजय जी सुन लीजिए, झूठ बोलने बैठा ले दीजिए, आप काउंटर कर लीजिएगा, बोल ले दीजिए, बोल। ऐसे में डिबेट नहीं हो पाएगा, समय नहीं बचा। अजय जी बिल्कुल भी समय नहीं बचा, 1 मिनट में अपनी बात रखे। पूछ लीजिए, जब 50% सुप्रीम कोर्ट का दलित को कितना आरक्षण बता दीजिए चैनल पे, पढ़े ना आरक्षण संशोधन। क्या बहस कर रहे हैं जी? मैं नहीं करूंगा, बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, फैक्ट को सुन भी नहीं रहे, बकवास कर रहे हैं, इनको फैक्ट भी नहीं मालूम है। अजय जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। अजय जी रुक जाइए, अजय जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। अजय जी ऐसे डिबेट नहीं हो। % का आरक्षण है, बारे में क्या पता? बोल तो रहा हूँ, सुन लेगा तो क्या पता आपको आरक्षण के बारे में? कितना आपको बता दिया ना, 50% की बॉन्डिंग है चैनल पे। मेरे को बता दीजिए, आप पढ़े लिखे हैं? पूछते भी हैं, जवाब भी नहीं देते। आरक्षण संशोधन विधेयक में मैं जा रहा हूँ, ऐसे 25 लोगों को आप बैठा लिए। अजय जी वो नहीं बोल पाएंगे। अजय जी नहीं बोल पाएंगे, उनकी बात सुन लीजिए। अजय जी उनको बोलने को अंसारी जी इनसे क्या पूछूंगा ना। अजय जी मैं पूछूंगा, वो भी तो बता रहा हूँ आपको, सुन भी नहीं रहा, प्रश्न भी पूछते और सुनता भी नहीं हो, हिम्मत नहीं है ना सुनने का। कितना है बता दो, ओबीसी को कितना है? बताइए, चलिए बताइए, ओबीसी को कितना है? 50% है ना पूरे देश में। संविधान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 50% है ना।
भैया 27% तक ने कहा। अरे यार जब जवाब नहीं ले, जवाब लेना है ना तो बोलते क्या हो? खत्म कर दूंगा 1 मिनट में, आप लोग लड़ लीजिए या सुन लीजिए एक दूसरे को। इंदा नहीं आऊंगा इस तरह के बदतमीज लोगों के साथ जो बोलने नहीं देगा और अपनी बात ही करता रहेगा, इसीलिए इनके साथ मैं डिबेट में नहीं आता हूँ। ये कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग बोलते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। प्लीज मुझे ज्यादा भी है, मुझे माफ करिए और प्लीज ऐसे लोग को मत बुलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट बात रख लेने दीजिए। आप बीच में बोलेंगे, भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे, डर के मारे आदत इनका चरित्र है, डर के मारे नहीं, आपके बदतमीजी के कारण। ये क्या तरीका है? अंसारी जी का तो म्यूट कर दीजिए आप आवाज। ये कोई तरीका है क्या? आपने मुझे डिबेट में बुलाया है और इस तरह बदतमीजी करेगा बैठ के? नहीं हो पाएगा डिबेट। ऐसे में आप बोलने नहीं दे रहे, उनको बोलने दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए, अजय जी बोलने दीजिए उन्हें, कम से कम उनकी बात सुन लीजिए। उनका पूरा हक है बात रखने का। समय ज्यादा हो चुका है, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा में चल रहा हूं, समय ज्यादा हो चुका है, 1 मिनट उनको बोलने दीजिए, आखिरी फिर मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दूंगा। ये क्या डिबेट है बताइए? ये आदमी मुझसे पूछता है आरक्षण का प्रोसेस क्या, मैं बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 50% का बंधन है। भूपेश बघेल ने 76% किया तो पास नहीं हो सकता था, तो उसको भी मानने के लिए तैयार। फिर वही बात बता तो रहा हूं आपको, इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों के कान बज रहा है क्या? अरे क्या बदतमीजी है। सॉरी अंसारी जी, इस तरह बदतमीजी और वो करने के लिए नहीं आया, माफ करिए। इस आदमी से आप बात करिए, बदतमीज आदमी से बात करिए। आप भाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस का घमासान मचा हुआ है, दोनों एक दूसरे को घेरने पे आरक्षण के रुक ये बड़ा मुद्दा उठ जाता है कि ये लड़ाई अब कहां तक लड़ी जाएगी। अमित शाह माफी मांगेंगे, निंदा प्रस्ताव पास होगा या नहीं होगा, ये सारे विषय हैं, ये समय बताएगा। और समय ये भी बताएगा कि कौन कितना मजबूत है और कौन कितना मजबूत नहीं है। खैर, छोटी से छोटी खबरों के लिए और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए News 21।